हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने वाले हैं जिसे हर कोई किस्मत का मारा समझता है। लेकिन अचानक एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे घोड़े के साथ होती है जिससे उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है और ये लड़का एक साधारण लड़के से एक राजा बन जाता है। लेकिन उसके साथ ऐसी क्या घटना हुई और किस तरह से एक घोड़े से मिलने की वजह से साधारण सा लड़का एक भिखारी से राजा बन गया। ऐसे ही एक रहस्यमयी कहानी के साथ 2021 में आई इस मूवी का नाम है अपॉन द मैजिक रोड्स। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए देखते हैं एक मैजिकल घोड़े की कहानी। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि देर रात एक खेत में एक तेज रोशनी बहुत ही स्पीड से इधर उधर भाग रही है। दरअसल ये कोई रोशनी नहीं बल्कि एक जादुई घोड़ा है। अगली सुबह जब खेत का मालिक अपने खेत पहुंचता है तब वो बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि किसी ने उसकी सारी फसल बर्बाद कर दी है। वो तुरंत अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाता है और अपने सबसे छोटे बेटे जॉन को रात में खेत की देखभाल करने की जिम्मेदारी देता है, जिससे कि वो पता लगा सके कि आखिर ये सब किसने किया है। उसी रात जब जॉन अपने खेत पे पहरा दे रहा था, उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तब उसे अपने सामने एक विशाल और सफेद घोड़ा दिखाई देता है। जॉन उस घोड़े को पकड़ने के लिए एक रस्सी उसकी तरफ फेंकता है और रस्सी सफेद घोड़े के गले में जाके अटक जाती है, जिससे घोड़ा बहुत तेज भागने लगता है और उसके पीछे पीछे जॉन भी भागना शुरू कर देता है। और भागते भागते एक समय ऐसा आता है जब घोड़ा आसमान में उड़ने लगता है और रस्सी हाथ में पकड़े होने की वजह से जॉन भी आसमान में उड़ने लगता है। ऊपर आसमान से उसे अपना पूरा गांव दिखाई दे रहा था, जिसे देख के जॉन खुशी से पागल हो जाता है। इसी बीच घोड़ा किसी तरह से एक तालाब में फंस जाता है। उसके साथ साथ जॉन भी तालाब के पास ही गिर जाता है। वो तुरंत खड़ा होकर देखता है कि घोड़ा पानी में फंस गया है और किसी भी तरह निकल नहीं पा रहा। घोड़े को इस हाल में देख के जॉन को बहुत बुरा लग रहा था, इसीलिए जॉन भी घोड़े को बाहर निकालने में अपनी जान लगा देता है और बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकालता है। जॉन की मेहनत देख के घोड़ा इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इस बेजुबान की आंखों में आंसू देख के जॉन का भी दिल पिघल जाता है, इसीलिए वो उसके गले से रस्सी निकाल के उसे आजाद कर देता है। घोड़ा भी खुशी खुशी उससे वादा करता है कि आगे से कभी भी वो उसके फसल को खराब करने यहाँ नहीं आएगा और वहाँ से चला जाएगा। घोड़े के जाने के बाद जॉन अकेले ही खड़े होकर घोड़े के बारे में सोचने लगता है। अगली सुबह जब जॉन की आंख खुलती है तब वो अपने सामने दो सुंदर घोड़े को देखता है। घोड़ों को अपने सामने देख के जॉन हैरान हो जाता है। उसी समय जॉन को अपने आसपास किसी की आवाज सुनाई देती है। घबराते हुए जॉन अपने हाथ में एक डंडा लेकर उस ओर बढ़ता है जहाँ से वो आवाजें आ रही थी। लेकिन थोड़ा आगे जाने पर वो अपने सामने एक छोटे से घोड़े को देखता है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये घोड़ा इंसानों की तरह बातें भी कर सकता है। ये छोटा सा घोड़ा अपना नाम फुआल बताता है। फुआल जॉन को बोलता है कि कल रात तुमने जिन्हें बचाया था मैं उन्हीं का बेटा हूँ। मेरी माँ तुमसे बहुत खुश है, इसीलिए उन्होंने मुझे इन दोनों घोड़ों के साथ तुम्हारे पास भेजा है। जॉन ये सब सुन के बहुत खुश हो जाता है। वो उन दोनों घोड़ों को बाजार में ऊंचे दाम पे बेचने की सोचता है। लेकिन इन सब के बीच जॉन के डैड वहाँ आ जाते हैं और उनके ये सब देखने से पहले ही फुआल जॉन को लेकर बहुत ही तेजी से वहाँ से चला जाता है। फुआल की ये लाइट की स्पीड देख के जॉन हैरान हो जाता है, लेकिन बाद में उसे याद आता है कि बाकी के दोनों घोड़ों को तो वो अस्तबल में ही भूल आया है। तब जॉन के कहने पर फॉल अपनी मैजिकल वेव से उन दोनों को अपने पास बुला लेता है। इसके बाद सभी शहर की तरफ जाते हैं। शहर पहुंचते ही वहां के लोग जॉन के दोनों सुंदर घोड़ों को देख के हैरान हो जाते हैं। हर एक शख्स उन घोड़ों को खरीदना चाहता है, लेकिन जॉन अपने घोड़ों को किसी ऐसे को बेचना चाहता है जो उसे इनके ऊंचे दाम देगा। दूसरी तरफ हम यहाँ के राजा को देखते हैं जो दूरबीन से अपने शहर की तरफ देख रहा था। उसी समय उसकी नजर जॉन और उसके घोड़ों पर पड़ती है। तब राजा का मंत्री बोलता है कि इतने सुंदर घोड़े इस लड़के के हो ही नहीं सकते, जरूर ये इन घोड़ों को कहीं से चुरा के लाया है। इसीलिए वो जॉन से उसके घोड़े छीन लेते हैं, लेकिन इसके बदले वो जॉन को एक भी पैसा नहीं देते और उन दोनों घोड़ों को राजा के रथ खींचने के काम पे लगा देते हैं। इस घटना से जॉन बहुत अपसेट हो जाता है। उसकी हालत को देखते हुए फॉल दोबारा अपनी मैजिकल वेव से दोनों घोड़ों को अपने पास बुला लेता है। दोनों घोड़े राजा को छोड़ के वापस जॉन के पास भाग के आते हैं, जिस वजह से राजा अपने आप को संभाल नहीं पाता और कुछ आटे की बोरियों के ऊपर गिर जाता है और पूरी तरह से आटे में नहा जाता है, जिस वजह से राजा अब बहुत गुस्से में है। लेकिन वो अपनी प्रजा के सामने जॉन को कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि इसमें तो जॉन की कोई गलती भी नहीं थी।
जॉन अब सारी प्रजा के सामने राजा से अपने घोड़े के सही दाम मांगता है। इससे राजा राजी हो जाता है, लेकिन उसका मंत्री राजा को सुझाव देता है कि क्यों ना जॉन को घोड़े की देखभाल के लिए रख लिया जाए, इससे हम आपके इस अपमान का बदला ले सकते हैं। मंत्री का ये सुझाव राजा को बहुत पसंद आता है। वो घोड़ों की देखभाल के लिए जॉन को काम पे रख लेते हैं। जॉन भी इस काम के लिए खुशी खुशी राजी हो जाता है। धीरे धीरे जॉन की मेहनत और उसके अच्छे व्यवहार से पूरे शहर में जॉन की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी। ये देख के राजा को उससे बहुत चिढ़ मचने लगती है और अब वो किसी भी तरह जॉन को अपने रास्ते से हटाना चाहता है। तब मंत्री राजा को एक सुझाव देता है कि क्यों ना हम जॉन को कोई ऐसा काम दे जो वो कभी पूरा ही ना कर पाए, और इस मौके का फायदा उठा के हम जॉन को मौत की सजा दे देंगे। वो आगे बोलता है, अगर हम जॉन को फायरबर्ड ढूंढने का काम देंगे तो वो कभी भी इस काम को पूरा नहीं कर पाएगा और कभी वापस ही नहीं आएगा, क्योंकि आज तक कोई भी उस फायरबर्ड के आसपास तक नहीं जा पाया है। और अगर वो खाली हाथ लौट भी आया तो राजा का आदेश ना मानने के जुर्म में हम उसे मार देंगे। ये सुझाव राजा को बहुत पसंद आता है। अब राजा जॉन को फायरबर्ड लाने का ऑर्डर देता है। जॉन भी राजा का आदेश मान लेता है, लेकिन फॉल उसे बोलता है कि तुम्हें राजा की बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि फायरबर्ड लाना इतना भी आसान काम नहीं है। अब क्योंकि जॉन राजा को अपनी जुबान दे चुका था, इसीलिए वो फॉल के साथ फायरबर्ड ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। फॉल अपने मैजिकल पावर के साथ जॉन को लेकर एक जंगल में पहुंचता है। फॉल उसे बहुत सारा स्लीपिंग नट्स दिखाते हुए बोलता है कि फायरबर्ड्स इन नट्स को बहुत पसंद करते हैं। दरअसल फायरबर्ड को ऐसे ही नहीं पकड़ सकते हैं, क्योंकि वो उन्हें मार देगी, और अगर किसी तरह से ये स्लीपिंग नट्स उसे खिला दिया जाए तो वो बर्ड सो जाएगी और उस समय वो उसे पकड़ लेंगे। कुछ नट्स लेने के बाद दोनों बहुत दूर एक रेगिस्तान में पहुंचते हैं, जहां वो फायरबर्ड रहती है। दरअसल फायरबर्ड जमीन के नीचे रहती है। अब जॉन चारों ओर उन स्लीपिंग नट्स को बिखेर देता है। स्लीपिंग नट्स की स्मेल से फायरबर्ड बाहर आती है और एक एक करके सारे नट्स को खा लेती है, लेकिन कुछ ही देर में वो समझ जाती है कि ये एक जाल है और उसके आसपास कोई है। वो फॉल और जॉन को देख लेती है और उन पर अटैक करती है। फायरबर्ड से निकलती आग से चारों ओर आग लग जाती है। दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन भागते भागते फायरबर्ड उनके सामने आ जाती है। अब उनके पास सिर्फ एक ही स्लीपिंग नट है, जिसे जॉन फायरबर्ड की तरफ उछालता है। उस नट को खाते ही फायरबर्ड वहीं पे सो जाती है और मौके का फायदा उठा के जॉन उसे एक लोहे के जंजीर से बांध देता है। अगली सुबह होश आने पर अपने आप को जंजीरों से बंधा हुआ देख के फायरबर्ड को बहुत दुख होता है और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये देख के जॉन को भी बहुत दुख होता है। वो तुरंत ही उसे आजाद कर देता है। फायरबर्ड इससे बहुत खुश हो जाती है और अपने पंखों को फैला के वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाने से पहले वो अपना एक सुंदर सा पंख जॉन को देते हुए जाती है, जो कि फायरबर्ड की ही तरह चमक रहा था। अब क्योंकि जॉन फायरबर्ड को पकड़ नहीं पाया था, इसीलिए फॉल उसे राजा के पास वापस जाने से मना करता है, लेकिन जॉन उसे बोलता है कि मैं इस पंख से राजा के सामने प्रूफ कर दूंगा कि मैंने फायरबर्ड को पकड़ लिया था। अब फॉल और जॉन राजा के पास वापस जाते हैं और जॉन सबके सामने राजा को सारी घटना सुनाता है कि कितनी मुश्किलों से उसने फायरबर्ड को पकड़ा था, लेकिन उसे किन हालातों में उसे छोड़ना पड़ा। लेकिन उसकी इन बातों पे किसी को यकीन नहीं होता और राजा उसे मौत की सजा देते हैं। लेकिन जॉन को मारने से पहले ही वहाँ फायरबर्ड आ जाती है। इससे सभी को यकीन हो जाता है कि जॉन ने सब सच बोला था। अब मजबूरन राजा को जॉन की सजा कैंसिल करनी पड़ती है, लेकिन इस घटना के बाद अब जॉन की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई है। राज्य में हर कोई बस जॉन के ही बारे में बातें कर रहा था, जो कि राजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए वो मन ही मन जॉन को मारने का प्लान बनाता है। अब राजा का मंत्री उसे सुझाव देता है कि कैसा होगा कि हम जॉन को बर्फ की राजकुमारी को ढूंढने का आदेश दे तो, जो कि बहुत ऊंचाई पे है। मुझे पता है कि वो इस काम को कभी नहीं कर पाएगा और फिर हम जॉन को मार देंगे, और अगर किसी तरह वो राजकुमारी को लाने में कामयाब हो भी गया तो आप उससे शादी कर लेना। ये सुझाव तो राजा को बहुत ही पसंद आता है। इसके बाद राजा जॉन को बर्फ की राजकुमारी को लाने का आदेश देता है। अब जॉन फॉल के साथ राजकुमारी को ढूंढने के लिए बर्फ के देश पहुंचता है। उन्हें अपने सामने एक बहुत बड़ा बर्फ का दरवाजा दिखाई देता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि इस दरवाजे को कैसे खोला जाए, और इसे तोड़ के आगे जाना उन दोनों की ही बस का नहीं है। उसी समय फायरबर्ड का पंख अपनी आग से बर्फ की दीवार को पिघलाकर पानी बना देता है और उस पानी के बहाव के साथ फॉल नीचे गिर जाता है। लेकिन जॉन उस ओर कोई ध्यान नहीं देता। वो धीरे धीरे गुफा में आगे बढ़ता है और देखता है कि राजकुमारी सो रही है। वो उसके पास जाता है और बोलता है कि हमारे राजा आपसे शादी करना चाहते हैं।
लेकिन राजकुमारी उसकी बातों से राजी नहीं होती। वो बोलती है कि मेरा राजकुमार तो इस दुनिया में नहीं रहा, इसीलिए मैं अब किसी से भी शादी नहीं करूंगी। अगर तुम्हारा राजा इतना ही बहादुर और निडर होता तो वो खुद ही मुझे यहाँ लेने के लिए आते। ये बोलते ही वो एक ऊंचे पहाड़ से नीचे कूद जाती है। उसे बचाने के लिए जॉन बिना सोचे ही उसके पीछे कूद जाता है। हम देखते हैं कि राजकुमारी अपनी ड्रेस की वजह से हवा में उड़ सकती है, लेकिन जॉन को नीचे गिरता देख राजकुमारी उसे बचा लेती है। अब जॉन की एक गलती से राजकुमारी के कपड़ों में एक छेद हो जाता है, जिससे अब दोनों ही नीचे गिरने लगते हैं। उसी समय फॉल आकर दोनों को बचा लेता है। इसके बाद तीनों एक जंगल में रात बिताते हैं। हम देखते हैं कि राजकुमारी और जॉन एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। फॉल जॉन को बोलता है कि तुम राजकुमारी के प्यार में हो, इसीलिए तुम अब राजा के पास वापस मत जाओ, और अगर तुम गए तो हर बार की तरह राजा तुम्हें मारने के लिए किसी और खतरनाक मिशन पे भेज देंगे। लेकिन इस बार भी जॉन उसकी बातें नहीं मानता और अगली ही सुबह वो राजकुमारी के साथ राजा के पास पहुंचता है। इस बार राजकुमारी को उसके साथ देख के राजा बहुत हैरान हो जाता है। हर बार की तरह राजा इस बार भी गलत साबित हुआ। दूसरी तरफ इस घटना से जॉन की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। मंत्री राजा को बोलता है कि आप टेंशन मत लो, क्योंकि राजकुमारी के आने से तो राजा के लिए अच्छा ही हुआ ना, आप राजकुमारी से अब शादी कर सकते हैं। राजकुमारी से राजा की शादी की खबर सुन के जॉन बहुत दुखी हो जाता है और वो राजकुमारी के बारे में ही सोचने लगता है। वो रात को कुछ फूल लेकर राजकुमारी से मिलने पहुंचता है, लेकिन वो देखता है कि राजकुमारी को राजा से मिलवाने के लिए तैयार किया जा रहा है। अब राजसभा में राजा सभी के सामने राजकुमारी के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है, लेकिन राजकुमारी सभी के सामने बेबाक तरीके से इनकार कर देती है और बोलती है कि मैं शादी तभी करूंगी जब हमारी खानदानी अंगूठी मिलेगी। दरअसल हमारी फैमिली में हर एक शादी उसी अंगूठी से ही होती है, लेकिन वो अंगूठी मुझसे एक समंदर में ही कहीं खो गई है। ये सुन के राजा सोच में पड़ जाता है कि ठीक उसी समय जॉन सभा में पहुंचता है। राजा बिना देरी के अंगूठी ढूंढने का काम जॉन को दे देता है। जॉन इससे राजी तो हो जाता है, लेकिन उसे भी नहीं पता कि वो अंगूठी समंदर में ढूंढेगा कैसे। उधर फॉल भी कुछ टेंशन में था, क्योंकि उसे भी नहीं पता कि वो अंगूठी आखिर है कहाँ। इसीलिए वो अपनी माँ से मदद मांगता है। रात में उसकी माँ आके उसे दिखा देती है कि वो अंगूठी एक मछली के पेट में है, जो कि अब एक पूरे आइलैंड में बदल चुकी है। अगली सुबह फॉल जॉन के साथ उस अंगूठी को ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन उस आइलैंड के ऊपर से गुजरते समय जॉन अपना बैलेंस खो देता है और समंदर में गिर जाता है। पानी के अंदर वो देखता है कि एक मछली बहुत सी जंजीरों से बंधी हुई है, जिस वजह से वो अब एक बड़े से आइलैंड में तब्दील हो गई है। जॉन और फॉल अब उस मछली के पास पहुंचते हैं। मछली उन्हें बताती है कि गलती से वो एक जहाज को निगल गई थी, इसीलिए उसे इस तरह से बांध के रखा गया है। लेकिन उसे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो अपने भूल को सुधारना चाहती है। ये बोलते हुए वो रोने लगती है। उसे वहाँ से छुड़ाने के लिए जॉन को एक आइडिया आता है। जॉन फॉल के साथ उस मछली की नाक से उसके पेट में पहुँचता है, जिस वजह से मछली को छींक आ जाती है और छींकते समय तुरंत ही जहाज उसके पेट से बाहर आ जाता है। इसके साथ ही वो बंधनों से भी आज़ाद हो जाती है, जिससे मछली बहुत खुश हो जाती है और देखते ही देखते वो समंदर की गहराइयों में खो जाती है। लेकिन इन सब के बीच जॉन राजकुमारी की खानदानी अंगूठी मछली से मांगना तो भूल ही गया। उसी समय एक क्रैब आके राजकुमारी की खानदानी अंगूठी जॉन को वापस करती है। वो क्रैब उसे बोलती है कि वो मछली जॉन के मन की बातों को समझ गई थी, इसीलिए उसने तुम्हारे लिए ये गिफ्ट भेजा है। अब फॉल जॉन को लेके अपने राज्य वापस आता है और चुपके से वो अंगूठी राजकुमारी को दे देता है, जिसे देख के राजकुमारी बहुत इमोशनल हो जाती है। इसी के साथ जॉन उसे शादी के लिए प्रपोज भी करता है। राजकुमारी तुरंत हाँ बोल देती है, लेकिन दूसरी तरफ से मंत्री की नज़र भी उन दोनों के ऊपर थी। वो तुरंत ही जॉन को राजकुमारी को किडनैप करने के झूठे केस में पकड़ के बंदी बना लेते हैं। उधर राजा राजकुमारी से शादी करने के लिए तैयारी कर रहा है, जिससे राजकुमारी परेशान हो जाती है। वो एक प्लान बनाती है और राजा को जवान होने का लालच देती है। वो राजा को बोलती है कि अगर राजा खौलते हुए पानी, बर्फ के पानी और उबलते दूध से भरे तीनों कुंड में नहा ले तो वो अपनी जवानी वापस हासिल कर सकते हैं। इससे राजकुमारी खुशी खुशी राजा से शादी कर लेगी। हालांकि राजकुमारी ने ये प्लानिंग तो अच्छी की थी, लेकिन उसकी ये चाल जॉन के लिए एक बड़ी मुसीबत लेके आने वाला था, क्योंकि राजकुमारी की ये बातें सुन के मंत्री राजा को एक आइडिया देता है कि सबसे पहले हम जॉन के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब राजकुमारी फॉल को चोरी छुपे अपने पास बुलाती है और उसे बोलती है कि जब जॉन को खौलते हुए पानी में डाला जाएगा तब मैं ये अंगूठी उस पानी में डाल दूंगी, और जब बर्फ के पानी में डाला जाएगा तब फायरबर्ड का पंख उसे गर्म कर देगा, और आखिर में जब उसे खौलते हुए दूध में डाला जाएगा तब हमें उसमें लाइफ एंड डेथ फ्लावर डालना होगा और ये फ्लावर तुम्हें लाना होगा।
ये फ्लावर लाना बहुत ही मुश्किल है और इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन अपने दोस्त को बचाने के लिए वो एक बार फिर से अपनी जान की बाजी लगा देता है और दुनिया के अंतिम छोर तक चला जाता है। फाइनली वो फ्लावर तक पहुंच जाता है। उसे यहाँ पता चलता है कि जो भी इसे तोड़ेगा वो मारा जाएगा। फ़ॉल अपनी जान की चिंता ना करते हुए जॉन को बचाने के लिए उस फ्लावर को तोड़ लेता है। उधर राजा जॉन को अपनी प्रजा के सामने बोलता है कि अगर तुमने ये तीनों टेस्ट पास कर लिया तो तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। अब राजा सभी के सामने जॉन को धक्का देकर खौलते हुए गर्म पानी में गिरा देता है। राजकुमारी भी जल्दी से अपनी अंगूठी को निकाल के पानी में डाल देती है, जिससे जॉन अपने आप उससे निकल के दूसरे कुंड में जा गिरता है जिसके अंदर बर्फ का पानी है। ठीक उसी समय फायरबर्ड का पंख कहीं से आके उस कुंड में गिरता है, जिससे इस बार भी जॉन की जान बच जाती है और वो तीसरे कुंड में जाके गिरता है जिसके अंदर खौलता हुआ दूध है। इस बार जॉन को इस कुंड में काफी देर हो चुकी है। ठीक उसी समय फॉल आता है और लाइफ एंड डेथ फ्लावर को कुंड में डाल देता है, जिससे तुरंत ही जॉन एक राजकुमार के रूप में बाहर आता है। ये देख के राजकुमारी हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ राजा ये सब देख के गुस्से में पागल होता जा रहा है और अब वो भी जॉन की ही तरह अपनी जवानी वापस पाना चाहता है। इसीलिए वो खौलते हुए गर्म पानी के कुंड में छलांग लगा देता है। थोड़ी ही देर में वो एक बबल के अंदर कैद होकर ऊपर आ जाता है और ये बबल राजा को अपने साथ बहुत दूर उड़ा के ले जाता है। ये देख के वहाँ की प्रजा बहुत खुश हो जाती है। असल में कोई भी उस राजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। उसी समय वो ध्यान देते हैं कि उनके आसपास फॉल मौजूद नहीं है। वो उसे चारों ओर ढूंढते हैं। थोड़ी ही देर में उन्हें फॉल घास के ढेर के ऊपर लेटा हुआ दिखाई देता है। दरअसल फॉल ने भी अपने आप को मरा हुआ समझ लिया था। तब राजकुमारी उसे बोलती है, परेशान मत हो, ये बस तुम्हारी एक परीक्षा थी और तुमने इसे बहुत अच्छे से पास कर लिया है। बल्कि अगर तुम उस फूल को बिना तोड़े वहाँ से चले आते तब तुम मारे जाते। ये सुन के जॉन और फॉल खुशी से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और अंत में हम देखते हैं कि इस राज्य की प्रजा अब जॉन को अपने नए राजा के रूप में देखना चाहती है। बहुत सोचने समझने के बाद जॉन इस राज्य के भार को अपने कंधे पे लेने के लिए तैयार हो जाता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही ये बताना ना भूलें कि इसके बाद आप कौन सी मूवी की कहानी को सुनना चाहेंगे। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।